नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हमारे आज की घटना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से होती है और वहीं पर एक गांव पड़ता है और उसी गांव में रहने वाला गोपाल जो था दोस्तों, वो इस गांव का सबसे बड़ा रईस और धनी व्यक्ति होता है। इसके पास अपनी 18 एकड़ जमीन थी और वो खेती किसानी का काम किया करता था और इसी 18 एकड़ जमीन के दम पर इस रोशन ने अच्छे खासे पैसे भी जोड़ रखे थे। लेकिन दोस्तों, रोशन जो था वो शराब, कबाब और शराब तीनों का ही शौकीन था। गांव के भी लोग इसकी इज्जत नहीं किया करते थे क्योंकि जो रोशन था वो गांव में बहुत ही महिलाओं में बहुत ज्यादा रुचि रखा करता था। गांव में जो भी खूबसूरत महिला रोशन को दिख जाया करती थी, रोशन जो है वो पैसे के बल पर उस खूबसूरत महिला को अपने बिस्तर तक लेकर चला जाता था। और रोशन का जो चरित्र था दोस्तों, वो इस कदर इतना खराब हो चुका था कि गांव के लोग भी इसे पूछा तक नहीं करते थे। अब रोशन के परिवार में इसके 2 बेटे थे, जिनमें बड़े बेटे का नाम प्रदीप और छोटे बेटे का नाम संजीव होता है। बड़ा बेटा जो था वो 3 साल पहले एक दुर्घटना में उसकी मौत हो जाती है और जैसे ही बड़े बेटे की मौत हो जाती है तो फिर जो उसकी पत्नी कविता होती है वो घर में बिल्कुल अकेली पड़ जाती है। कविता फिर भी इस घर के अंदर रहना शुरू कर देती है। कविता को बस इसी बात का उस घर में रहते हुए लालच था कि उसके ससुर के पास 18-20 एकड़ जमीन है और जैसे ही इसका ससुर इस दुनिया से जाएगा तो फिर आधी जमीन जायदाद उसके पास चली जाएगी और इसी वजह से कविता इसी घर में रहा करती थी। लेकिन दूसरी तरफ जो उसका देवर संजीव था उसे लकवा मार गया था और लकवे की वजह से जो उसका देवर था वो अपनी चारपाई पर लेटा रहता था। लेकिन जो संजीव की पत्नी पिंकी थी वो काफी उदास और परेशान रहा करती थी क्योंकि उसका पति जो था वो हमेशा चारपाई पर ही लेटा करता था। और इस तरह से आगे चल करके जो ये ससुर था वो अपने दोनों बहुओं के साथ बहुत बड़े बड़े कांड करने वाला था, जिसके बारे में कोई कुछ भी नहीं जानता था। दिन गुजरते चले जाते हैं और ऐसे ही करके समय बीत जाता है। और फिर एक दिन क्या होता है दोस्तों कि सुबह के 9 बजे के आसपास का वक्त था। अब जो रोशन था वो घर में बैठा हुआ था और फिर वो अपनी दोनों जवान बहुओं की तरफ टकटकी लगाए देखता रहता था। उसी समय जो उसकी बड़ी बहू कविता होती है, उसकी माँ का फोन उसके पास आता है। तभी कविता की माँ उससे कहती है कि कविता, आजकल मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है तो तुम ऐसा करो कि 2-4 दिन के लिए मेरे पास आ जाओ। तभी कविता जो है वो अपनी माँ से कहती है कि ठीक है, फिर मैं अपने ससुर से बात करके देखती हूँ, अगर ससुर जी मान जाते हैं तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। इसके बाद कविता जो है वो उसी समय अपने ससुर के पास जाती है और अपने ससुर से कहती है कि मुझे अपने मायके में जाना है, मुझे वहां पर 2-4 दिन के लिए जाना होगा क्योंकि मेरी माँ की तबीयत जो है वो ठीक नहीं है। तभी जो ससुर होता है वो अपनी बहू कविता से कहता है कि चल मैं तुझे खुद छोड़ करके आ जाता हूँ। तभी कविता कहती है कि नहीं, मैं बस के माध्यम से चली जाती हूँ। लेकिन उसी समय जो उसका ससुर होता है वो कहता है कि मेरे साथ चलने में तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है। तभी जो कविता होती है वो कहती है कि कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, फिर मैं आपके ही साथ चलूंगी अपने मायके के लिए। और फिर इस तरीके से जो ससुर होता है वो बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद जो कविता होती है वो अपने ससुर से कहती है कि ठीक है, फिर मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। लेकिन आज के समय में जो रोशन होता है वो अपनी बड़ी बहू के साथ बहुत बड़ा कांड करने वाला था, जिसके बारे में कविता कुछ भी नहीं जानती थी। थोड़ा सा वक्त गुजरने के बाद कविता अपने कमरे में जाती है और सज धज के तैयार हो जाती है और फिर इसके बाद अपने ससुर के पास चली जाती है और कहती है कि चलिए ससुर जी, हम चलते हैं। लेकिन तभी जो ससुर होता है इसकी नजर जैसे ही कविता की खूबसूरती और सुंदरता पर पड़ती है दोस्तों, तो फिर आज जो ससुर था उसकी नीयत में कमी आ जाती है। तभी जो ससुर होता है वो अपने मन में ये सोचने लग जाता है कि आज जैसे तैसे करके अपनी बहू को किसी भी तरीके से हासिल करना ही होगा। ऐसे ऐसे ख्याल जो थे वो उसके मन में आने शुरू हो गए थे। इसके बाद जो रोशन होता है वो अपने घर से मोटरसाइकिल निकालता है और फिर अपनी बहू को कविता को मोटरसाइकिल पर बैठा लेता है और इसके बाद रोशन जो है वो अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट करके चलाना शुरू कर देता है। और जैसे ही थोड़ा सा वक्त गुजरता है और थोड़ी सी दूरी तय कर ली जाती है तो फिर उसी समय दोस्तों जो रोशन होता है वो अपनी बहू कविता से बातचीत करना शुरू कर देता है। उसी समय जो कविता होती है अपने ससुर से कहती है कि पिताजी, आपके पास 18-20 एकड़ जमीन है और इस जमीन में से 6-7 एकड़ आप जमीन मेरे नाम पर कर दीजिए। अब जैसे ये बात उसका ससुर सुनता है तो फिर हंसते हुए वो अपनी बहू कविता से कहने लगता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल इतनी जमीन देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हाँ, इसके बदले में तुम्हें मेरे साथ वक्त गुजारना होगा। अब जैसे ये बात ससुर कहता है तो वहां पर कविता चुप रह जाती है। कविता अपनी मुंह से, अपनी जुबान से कुछ भी नहीं बोल पाती है। लेकिन दोस्तों जो रोशन था वो बहुत ही चालाक व्यक्ति होता है। रोशन जो है वो आज के समय में किसी भी तरह कविता के साथ वक्त बिताना चाहता था। अब दूसरी पल वो अपनी बहू से कहता है कि मैं तुम्हें 6-7 एकड़ नहीं बल्कि 10 एकड़ जमीन दे सकता हूँ
और बस बदले में तुम्हें मेरे साथ वक्त गुजारना होगा। अब जैसे ही कविता अपने ससुर की ऐसी बातों को सुनती है दोस्तों, तो फिर वो भी सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर उसे कैसा कदम उठाना चाहिए। अब कविता भी कुछ कम नहीं थी, कविता भी जमीन जायदाद को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। उसका भी दिमाग बिल्कुल शून्य हो जाता है। तभी कविता अपने ससुर से कहती है कि ठीक है, फिर मैं आपके साथ वक्त गुजारने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे इतनी जमीन जरूर मिलनी चाहिए जितनी आपने कही है। उसी समय जो ससुर होता है वो कहता है कि देखो, घर के बाद घर में ही रह जाएगी और किसी को कानों कान इस बात के बारे में भनक तक नहीं लगेगी। और फिर दोस्तों इस तरीके से अब जो ससुर होता है वो जैसे तैसे करके अपनी बहू कविता को मनाने में कामयाब हो जाता है। रोशन ये देखता है कि एक सुनसान इलाका आ चुका था, जहाँ पर दूर दूर तक कोई भी दूसरा तीसरा व्यक्ति नहीं होता है। सड़क के दोनों किनारे पर बस ईख के खेत लगे थे। उसी समय उसका ससुर वहीं पर मोटरसाइकिल रोक देता है और फिर अपनी बहू से कहता है कि कविता, आज हमारे पास अच्छा मौका है। देखो, दूर दूर तक कोई भी हमें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है और खेत के दोनों ओर वैसे भी ईख के खेत लगे हुए, तो चलो हम यहीं पर दोनों अपना वक्त गुजार लेते हैं। तभी उसकी बहू कहती है कि मुझे बस जमीन मिलनी चाहिए, मैं नहीं जानती हूँ कि कैसे। तो रोशन कहता है कि मैं तुम्हें जरूर जमीन दूंगा। और इस तरह से दोस्तों अब रोशन जो है वो अपनी बहू कविता को लेकर के पास के ही ईख के खेत के अंदर चला जाता है। और फिर वहां पर जाने के बाद जो कविता और जो रोशन होते हैं उन दोनों के बीच में गलत रिश्ते कायम होते हैं और ये दोनों भी अपनी अपनी जरूरतों को पूरा करने में बिजी हो जाते हैं। रोशन और कविता जो थे वो दोनों आपसी रजामंदी से इस काम को कर रहे थे और फिर दोस्तों ये बेझिझक बिल्कुल ही ये सारा काम करते हैं। उसके बाद जो रोशन होता है वो कहता है कि तुम किसी भी बात की फिक्र मत करना, मैं तुम्हें उतनी जमीन जरूर दूंगा जितना मैंने बोला है। उसके बाद ये दोनों इस काम को खत्म करने के बाद खेत से बाहर निकल जाते हैं। अब जो रोशन होता है वो उसी समय अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट करता है और फिर जो विमला होती है वो इसके पीछे बैठ जाती है और फिर ये दोनों जो है वो बातचीत करते हुए कविता के मायके में पहुंच जाते हैं। इसके बाद जो ससुर रोशन होता है वो कविता को मायके में छोड़ता है और फिर मायके में छोड़ने के बाद वापस से वो रात के समय में अपने घर पर लौट कर आ जाता है। इस तरीके से रोशन ने अपनी बड़ी बहू कविता को हासिल कर लिया था। कविता अपने मन में ये बात सोच रही थी कि उसका ससुर जो है उसे इतनी बड़ी जमीन देने वाला है। दूसरी तरफ रोशन ये बात सोच रहा था कि अब उसकी बहू जो है वो उसकी सारी जरूरतों को पूरा करती रहेगी। लेकिन दोस्तों अब रोशन जो है वो अपनी छोटी बहू के भी साथ बहुत बड़ा कांड करने वाला था, जिसके बारे में ना तो छोटी बहू को कुछ पता था और ना ही उसका पति इस बारे में कुछ जानता था। इसके बाद 2-3 दिनों का वक्त गुजर जाता है और फिर एक तारीख आ जाती है दोस्तों। एक दिन सुबह के 10 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। जो ससुर रोशन था वो घर के अंदर बैठा हुआ था और फिर वो अपनी छोटी बहू को कुछ अलग ही नजर से देखे जा रहा था। उसी समय जो पिंकी होती है वो अपने ससुर के पास जाती है और फिर ससुर से जाकर के कहती है कि पिताजी, मेरे पति की दवाइयाँ खत्म हो चुकी है, तो मुझे 5-6 हजार रुपए की सख्त जरूरत है, क्योंकि आपको तो पता ही है कि उनकी दवाइयाँ इतनी ही महंगी आती है। तभी जो उसका ससुर होता है वो कहता है कि मैं खेत में दिन रात मेहनत करता हूँ और तब कहीं जाकर के मैं कमाता हूँ, घर में पैसे लेकर के आता हूँ, और तुम हो कि हर महीने मुझसे इतने पैसे जो है वो बहुत ही जल्दी से ऐंठ लेती हो। तो फिलहाल मेरे पास इतने पैसे नहीं है। अब जैसे ही ये बात बहू से कही जाती है तो छोटी बहू बहुत उदास और परेशान हो जाती है और तभी छोटी बहू अपने ससुर से कहती है कि पिताजी, आपके पास इतनी ज्यादा जमीन जायदाद है और वैसे भी उसमें से आधा हिस्सा जमीन का तो हमारा भी बनता है, तो तुम हमें 9-10 एकड़ जमीन दे दो और ताकि हम भी अपना गुजारा खुद से कर लेंगे। लेकिन उसी समय उसका ससुर अपनी बहू पिंकी से कहता है कि जमीन का एक भी टुकड़ा मैं तुम लोगों को नहीं देने वाला हूँ। अब जैसे ये बात छोटी बहू सुनती है तो उसे इस बात पर बहुत गुस्सा आ जाता है और पिंकी अपने मन में ये सोचने लगती है कि इसका तो कोई ना कोई रास्ता निकालना ही होगा और तब जाकर के कहीं बात बनने वाली है। इसके बाद दोस्तों जो पिंकी होती है वो परेशान होकर के वापस से अपने पति के पास चली जाती है और पति से जाकर के कहती है कि तुम्हारे पिता ने दवाइयों के मुझे पैसे नहीं दिए और अब तुम्हारी दवाइयां मैं कहाँ से लेकर के आऊं। उसी समय संजीव जो था वो चारपाई पर लेटा वो अपने पिता से कहता है कि पिताजी, अगर आपको पैसे नहीं देने तो ठीक है, आप हमें हमारी जमीन दे दीजिए ताकि हम उससे कमाई करके कुछ पैसे कमा ले और फिर अपने घर का सारा खर्चा उठा सके। लेकिन तभी जो उसका पिता होता है वो अपने बेटे से कहता है कि मैं जीते जी तो तुम लोगों को जमीन नहीं दूंगा। और इसी बात को लेकर के बाप और बेटे के बीच में काफी देर तक विवाद भी होता है, बहस भी होती है। लेकिन तभी पड़ोसी जन बीच बचाव में आ जाते हैं और जिसकी वजह से ये झगड़ा जो है शांत हो जाता है और उसके बाद 3-4 दिन का वक्त गुजर जाता है। और फिर दोस्तों 3-4 दिनों के बाद क्या होता है कि एक दिन सुबह के 9 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। तभी जो बड़ी बहू कविता होती है वो अपने ससुर के पास फोन करती है और ससुर से कहती है कि मैं अपने ससुराल अब वापस आना चाहती हूँ, तो एक काम कीजिए कि आप मुझे लेने के लिए मेरे मायके में आ जाइए। तभी जो ससुर होता है वो बहुत खुश हो जाता है। अब ससुर क्या करता है कि अपनी छोटी बहू से कहता है कि मैं कविता को लेने के लिए उसके मायके में जा रहा हूँ, तो घर का ख्याल रखना और साथ में बेटे का भी ख्याल रखना।
लेकिन आज ससुर बहुत ज्यादा खुश था, जो रोशन था। उसके बाद रोशन लाल जो है वो अपने घर से मोटरसाइकिल लेकर के बाहर निकल जाता है। 2-3 घंटे का वक्त गुजर जाने के बाद वो कविता के मायके में भी पहुंच जाता है। और जो रोशन था वो जानबूझकर आज बहुत लेट गया था। शाम के तकरीबन 6 बज चुके थे और रोशन जो है वो अपनी बहू कविता से कहता है कि चलो अब घर लौटते हैं। इसके बाद कविता जो है वो तैयार होती है और फिर तैयार होने के बाद अपने ससुर की मोटरसाइकिल पर आकर के बैठ जाती है और फिर ससुर जो है वो अपनी मोटरसाइकिल चलाना शुरू कर देता है। बीच रास्ते में दोनों हंसते मुस्कुराते हुए एक दूसरे से बात करते जा रहे थे, लेकिन अब अंधेरा भी हो चला था। अब इसके बाद जो रोशन होता है वो अपनी बहू कविता से कहते हैं कि कविता देखो, आज भी हमारे पास अच्छा मौका है, गाँव भी अब नजदीक आ चुका है, तो चलो ऐसा करते हैं कि हम अपने खेत में चलते हैं और फिर खेत में ही जा करके अपना वक्त गुजार करके फिर वापस हम घर पे आ जाएंगे। लेकिन तभी उसी समय कविता कहती है कि बस मुझे जमीन चाहिए, मैं नहीं जानती हूँ। तो रोशन कहता है कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, जमीन तुम्हारे नाम पर हो जाएगी। इसके बाद रोशन जो है वो कविता को लेकर के सीधा फिर से खेत में जाता है और खेत में जाने के बाद वहां पर एक चारपाई पड़ी थी और फिर जो रोशन होता है वो अपनी बहू को उस चारपाई पर ले जाकर बैठाता है और फिर दोनों अपनी रजामंदी से जो है वो एक दूसरे के साथ वक्त बिताना शुरू कर देते हैं। और ये दोनों मिलकर के इस गलत काम को तब तक अंजाम देते हैं जब तक ये दोनों ये सारा काम करना चाहते थे और जब तक इनकी जरूरतें खत्म नहीं हो जाती है। और फिर जैसे इन दोनों का ये सारा काम खत्म होता है तो उसी समय जो रोशन होता है वो कहता है कि बहुत रात हो चुकी है, तो चलो अब घर चलते हैं। इसके बाद कविता भी अपने ससुर की मोटरसाइकिल फिर से जाकर बैठते हैं और फिर रोशन जो है वो अपनी बहू को लेकर के गाँव में अपने घर पर आ जाता है। कविता घर पर आती है और फिर सीधे जाकर के छोटी बहू से मिलती है और फिर पिंकी से हंसते हुए कहती है कि पिंकी, तुम्हें पता है कि ससुर जी मुझे मेरे जमीन के हिस्सा देने के लिए तैयार हो गए हैं। लेकिन जैसे ये बात कविता पिंकी से कहती है तो पिंकी इसकी किसी भी बात पर भरोसा नहीं करती है। पिंकी कहती है कि आप झूठ बोल रही हैं, ससुर जी जो है वो किसी को कोई जमीन ज्यादा देने ही वाला नहीं है, वो बस आपको बेवकूफ बना रहे हो, जमीन का एक टुकड़ा भी आपको नहीं देंगे। तभी उसी समय कविता कहती है कि ससुर जी मुझे जमीन देंगे और तुम ये बात देख लेना। अब इसके बाद होता क्या है दोस्तों कि पिंकी और कविता जो है वो काफी देर तक आपस में बातचीत करते हैं। पूरी रात गुजर जाती है। अब जैसे ही अगला दिन आता है तो सुबह के तकरीबन 10-11 बजे हुए थे। तभी रोशन जो है वो अपने खेत से वापस आ चुका था अपने घर पर और उसी समय कविता जो है वो अपने ससुर के पास जाती है और ससुर से कहती है कि पिताजी, मुझे 5-6 हजार रुपए की जरूरत है क्योंकि आज मुझे शहर में जाकर के अपने लिए कुछ कपड़े खरीदने हैं। अब जैसे ही कविता अपने ससुर से ये पैसे मांगती है तो रोशन जो है वो उसी समय अपनी जेब से वो सारे पैसे 6 हजार रुपए निकालता है और फिर अपनी बहू कविता को देता है और कहता है कि ठीक है, तुम जाओ इसी समय और जाकर के जल्दी से कपड़े खरीद लो। अब वहीं पर पिंकी भी खड़ी थी और पिंकी ये सारा नजारा देख रही थी। और पिंकी जो थी वो अपने मन में ये सोचने लग जाती है कि उसका ससुर 5 रुपए भी किसी को मांगने पर नहीं देता है और उसने अपनी बड़ू बहू को बस एक बार ही कहने पर 6 हजार रुपए दे दिए। ये तो बहुत बड़ी बात है, या फिर दाल में कुछ काला है या तो पूरी दाल ही काली हो चुकी है। अब जो छोटी बहू थी उसे सारी बातें समझ में आ गई थी। पिंकी इस बात से अंदाजा लगा लेती है कि कविता जो है वो उसके ससुर के साथ अपना वक्त गुजार रही है और इसी वजह से उसका ससुर उसे पैसे दे रहा है। लेकिन दूसरी ही पल पिंकी इस बात को भी सोचती है कि जब उसकी जेठानी कविता अपने ससुर के साथ वक्त बिता सकती है तो फिर मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकती हूँ। और इस तरह से अब पिंकी भी गलत रास्ते पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन फिर थोड़ी देर का वक्त गुजरने के बाद इसका ससुर जो है वो खुद ही छोटी बहू के पास जाता है और बहू से कहता है कि अगर तुम्हें भी अपनी जमीन का हिस्सा चाहिए तो फिर तुम भी आज खेत में आ जाना। और अब जैसे ही ये बात छोटी बहू से कही जाती है तो बहू तुरंत समझ जाती है कि जो उसका ससुर है वो उससे चाहता क्या है। अब जो पिंकी होती है वो उसी समय अपने मन में सारे विचारों को सोच विचार करके कहती है कि ठीक है, फिर मैं खेत में आने के लिए तैयार हूँ, तो आप खेत में जाइए और मैं आपके पीछे पीछे आधे घंटे के बाद खेत में आती हूँ। आज जो रोशन था वो बहुत खुश था। रोशन की आज सारी जरूरतें और इच्छाएं जो पूरी हो रही थी। अब रोशन जो है वो उसी समय अपने घर से मोटरसाइकिल निकालता है और फिर सीधा ही शराब के ठेके पर जाता है। वहां से शराब खरीदता है और फिर शराब खरीदने के बाद अपने खेत में चला जाता है और फिर वहीं पर बैठकर वो शराब पीना शुरू कर देता है। जैसे ही 20 मिनट का वक्त गुजरता है तो फिर उसी समय पिंकी भी अपने घर से सज धज करके बाहर निकलती है। पिंकी जो है वो अपने खेत की तरफ जाती है और जैसे ही वो अपने खेत में पहुंचती है और फिर इसकी ससुर की नजर जब पिंकी पर पड़ती है, उसकी खूबसूरती और सुंदरता को जब वो देखता है तो वो कहीं न कहीं उसकी नीयत में बहुत बड़ी कमी आ चुकी होती है। अब जो ससुर है वो ये सोचने लग जाता है कि आज उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। इसके बाद पिंकी रोशन के पास जाती है, देखती है कि जो उसका ससुर है वो शराब के नशे में धुत है, लेकिन फिर भी पिंकी किसी बात से कोई ऐतराज नहीं करती है। पिंकी अपने ससुर से कहती है कि मुझे जमीन कब तक मिल जाएगी। तभी जो इसका ससुर होता है वो कहता है कि 1 महीने के अंदर अंदर तुम दोनों को ही तुम्हारी जमीन मिल जाएगी। इसके बाद रोशन कहने लगता है कि पास में ही एक का खेत है, तो चलो वहीं पर चलते हैं।
और फिर इसके बाद जो रोशन होता है वो अपनी बहू को लेकर के एक खेत में चला जाता है। और फिर वहां पर जाने के बाद इन दोनों के बीच में गलत रिश्ते कायम होते हैं। पिंकी और रोशन जो थे वो दोनों ही मिल करके इस गलत काम को लगातार काफी देर तक करते हैं और फिर बेझिझक बिना किसी शर्म हया के सब किए जा रहे थे। और फिर उसके बाद उसका बुढ़ा ससुर जो है वो अपनी बहू को लेकर खेत से बाहर निकलता है और कहता है कि तुम अब घर जाओ। इसके बाद छोटी बहू भी घर आ जाती है और घर के कामकाज में लग जाती है। पिंकी भी इस बात को अपने मन में ठान चुकी होती है कि जो उसका ससुर है उसे वो आधी जमीन देने के लिए तैयार हो चुका है। लेकिन दूसरी तरफ रोशन भी इस बात को सोचने लग जाता है कि अब तो उसकी दोनों ही बहुएं उसके साथ समय बिताया करेंगी और इस तरह से उसकी जरूरतें भी पूरी हो जाया करेंगी। अब तो रोशन का जब भी मन करता था वो पिंकी के साथ ऐसा काम कर लिया करता था। अब रोशन को जब भी मौका मिलता था तो फिर अपनी बड़ी बहू कविता के भी साथ वक्त बिता लिया करता था। इसी तरीके से अब दिन गुजरते जा रहे थे। और फिर क्या होता है दोस्तों कि एक दिन ऐसा भी आ जाता है जिसमें सुबह के तकरीबन 10 बज रहे थे। रोशन जो था वो एक ऐसा व्यक्ति था जो कि बहुत सारी महिलाओं के साथ अपना वक्त गुजार चुका था। रोशन का मन जो था वो जल्दी इन सब कामों से भर जाया करता था और फिर किसी दूसरी महिला की वो तलाश शुरू कर देता था। अब जैसे ही सुबह के 10 बजे के आसपास का वक्त होता है तो जो रोशन है वो अपने खेत में जाता है और वो अपने खेत में कामकाज कर रहा होता है। और फिर उसी समय उसका एक दोस्त जिसका नाम होता है विजय वो खेत में आ जाता है। और खेत में आने के बाद जो विजय होता है वो अपने दोस्त रोशन से कहता है कि रोशन चलो खेत में बैठ करके आज पार्टी करते हैं। तो इस बात के लिए उसका दोस्त रोशन भी मान जाता है। और फिर इसके बाद रोशन और जय जो है वो दोनों बैठ करके मोटरसाइकिल पर शराब के ठेके पर जाते हैं। वहां से ये लोग शराब खरीदते हैं और फिर वापस से अपने खेत में आ जाते हैं और फिर दोनों दोस्त बैठ करके शराब का सेवन करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे ही अजय और रोशन को गहरा नशा हो जाता है तो रोशन कहता है कि अजय खेत में भी तो इस वक्त कोई महिला होनी चाहिए थी। तभी अजय कहता है कि हमारे गांव में एक बहुत ही खूबसूरत विधवा महिला रहती है और जिस महिला का नाम जो है वो कल्पना है। अगर तुम चाहो तो मैं उसे अपने खेत में बुला करके हम दोनों के साथ वक्त बिता सकते हैं। अब जैसे ही रोशन अपने दोस्त की बात सुनता है तो वो बहुत खुश हो जाता है और फिर रोशन जो है वो अपने दोस्त अजय से कहता है कि ठीक है फिर उस महिला को फोन करके यहीं पर बुला लो। इसके बाद अजय जो है वो अपने मोबाइल फोन जेब से निकालता है और सीधे वो उस महिला के पास फोन करता है और उस महिला से कहता है कि हम दोनों यहाँ खेत में बैठे हुए हैं और तुम्हें हमारे साथ फिलहाल आकर के वक्त बिताना है और इसके लिए हम तुम्हें इसके बदले में अच्छे खासे पैसे भी देंगे। अब कल्पना जो थी वो एक धंधा करने वाली महिला थी। वो कहती है कि 2-2 हजार रुपए तुम दोनों को देने होंगे। तभी अजय कहता है कि बिल्कुल भी पैसों की फिक्र मत करो, बस तुम जल्दी से रोशन के खेत में आ जाओ। इसके बाद दोस्तों जो वो महिला कल्पना होती है उसी समय अपने घर से बाहर निकलती है और वो सीधे खेत में चली जाती है। कल्पना देखती है कि वहां पर अजय और रोशन दोनों बैठ करके शराब का सेवन कर रहे थे और दोनों को काफी गहरा नशा भी हो चुका था। कल्पना इन दोनों के पास जाती है, कहती है कि पहले मुझे पैसे दो उसके बाद अपना काम करो। रोशन जो है वो उसी समय अपनी जेब से 3-4 हजार रुपए निकालकर इस महिला को दे देता है और कहता है कि चलो अब खेत में चलते हैं। और फिर इसके बाद ये जो कल्पना थी वो खुद ही अपनी मर्जी से इन दोनों दोस्तों को लेकर के उस खेत में चले जाते हैं और फिर ये दोनों दोस्त मिल करके कल्पना के साथ अपना वक्त बिताना शुरू कर देते हैं। दोनों उसकी आपसी रजामंदी से ये सारा काम कर रहे थे और फिर ये महिला जो थी जाहिर सी बात है कोई विरोध करने वाली थी नहीं क्योंकि ये जानकर ही ये सारा काम कर रही थी। और फिर जैसे ही इन तीनों का ये सारा काम खत्म होता है तो फिर ये तीनों इस खेत से बाहर निकल जाते हैं। अब जो रोशन होता है वो अपने दोस्त से कहता है कि ये महिला जो है वो मुझे बहुत अच्छी लगी और अब आगे मैं इसी के साथ अपना वक्त गुजार लिया करूंगा। इस तरीके से दोनों दोस्त खेत में बैठ जाते हैं और फिर से शराब पीना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ जो महिला कल्पना थी वो पैसे लेकर के गांव में आ गई थी। ये रात के 9 बजे तक बैठ करके वहीं पर शराब पी रहे थे। इसके बाद रोशन जो है वो अपने दोस्त से कहता है कि चलो घर चलते हैं। इसके बाद ये दोनों ही दोस्त मोटरसाइकिल के माध्यम से गांव में आ जाते हैं और फिर जो रोशन होता है वो अपने घर पर पहुंच जाता है। रोशन को अब काफी ज्यादा नशा हो गया था और नशे की हालत में जैसे ही उसकी नजर अपनी बड़ी बहू कविता पर पड़ती है तो कविता की खूबसूरती को देख करके रोशन उसी समय कहता है कि कविता चलो मेरे साथ कमरे में आओ। और वहीं पर छोटी बहू पिंकी बैठी थी, वो सारा नजारा देख रही थी। तभी कविता कहती है कि इस समय आप बहुत ज्यादा नशे में है और नशे की हालत में मैं आपके साथ ये सारा काम नहीं करना चाहती। और बस इसी बात पर रोशन को काफी गुस्सा आ जाता है। रोशन जो है वो उसी समय उसको सुनाना शुरू कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हें आधी जमीन देने वाला था लेकिन अब तुम दोनों को कुछ भी नहीं दूंगा, एक जमीन का टुकड़ा तक नहीं दूंगा। अब इस बात पर कविता को भी गुस्सा आ जाता है। अब पास में ही पिंकी बैठी थी और अब पिंकी को भी इस बात को लेकर के गुस्सा आ जाता है। तभी पिंकी कहती है कि अब अपनी आप जुबान से मुकर रहे, आपने हम दोनों के ही साथ गलत काम किया है और अब आप जमीन देने से भी मना कर रहे हैं। लेकिन ससुर जो था वो बार बार यही बात कर रहा था, वही बात को दोहराया जा रहा था कि मैं तुम दोनों को जमीन का एक टुकड़ा नहीं देने वाला हूँ।
अब तभी पिंकी जो है वो ये कहती है कि ये आदमी नहीं, ये जानवर है, इसने हम दोनों की मजबूरी का फायदा उठाया है और अब ये जमीन देने से भी मना कर रहा है। अब दोस्तों जो पिंकी होती है वो कविता का हाथ खींच करके उसे कमरे के अंदर ले जाती है और कमरे के अंदर जाने के बाद वो कुछ देर कविता से बात करती है और फिर इसी दौरान दोस्तों जो ससुर होता है वो अपने कमरे में जाकर लेट गया। अब उसे गहरी नींद भी आ गई थी जो रोशन था, लेकिन दूसरी तरफ पिंकी और कविता जो थी वो अपना प्लान बना चुकी थी। रात के तकरीबन 12 बजे के आसपास का वक्त था। कविता उसी समय रसोई में जाती है और रसोई के अंदर से वो एक चाकू उठाती है और फिर वो चाकू लेकर के सीधे पिंकी के कमरे में जाती है और पिंकी से कहती है कि चलो आज अपने ससुर का काम तमाम ही कर देते हैं, और इस बात के लिए पिंकी भी मान जाती है। और फिर इसके बाद ये दोनों ही बहुएं जो है वो अपने ससुर के कमरे के अंदर जाती है और फिर उसके हाथ पैर रस्सियों से बांध दिए जाते हैं। अब बहू की ससुर की आंख भी इसी दौरान खुल जाती है। इसके बाद ये दोनों औरतें जो है वो ससुर के मुंह में कपड़ा डाल देती है, ठूस देती है। और अब कविता जो छोटी बहू होती है वो कहती है कभी इसके पतलून भी हटा दो, और फिर उसके बाद दोस्तों जो कविता होती है वो इसके पतलून को भी खींच देती है और पिंकी जो है वो उसी समय कविता से चाकू ले लेती है और फिर वो अपने ससुर का प्राइवेट पार्ट पर ही काट देती है उस चाकू से। और फिर जैसे इस घटनाक्रम को अंजाम दिया जाता है तो फिर इसका ससुर जो है वो चीखता चिल्लाता रह जाता है, लेकिन बिमला जो है कविता जो है वो पिंकी से छुरी लेती है और फिर उसी समय वो अपने ससुर पर उस चाकू से गर्दन पर वार कर देती है। और फिर जैसे इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया जाता है तो फिर ये दोनों ही औरतें संजीव के पास जाती है और संजीव से कहती है कि हमने तुम्हारे पिता का काम तमाम कर दिया है। अब संजीव जैसे ही इन दोनों औरतों की बात को सुनता है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। संजय उसी समय नजदीकी पुलिस स्टेशन में फोन कर देता है और कहता है कि मेरे घर के अंदर हत्याकांड हुआ है, और आधे घंटे का वक्त गुजरने के बाद घटनास्थल पर पुलिस पहुंच जाती है और अब पुलिस इसके बाद रोशन का शव कब्जे में ले लेती है। और फिर 1 घंटे का वक्त गुजरने के बाद इन दोनों बहुओं पिंकी और कविता को पुलिस भी गिरफ्तार कर चुकी थी। जैसे ही पुलिस इन दोनों को गिरफ्तार करती है तो फिर पुलिस स्टेशन में लाया जाता है और फिर इनसे पूछताछ करना शुरू किया जाता है। कविता और जो पिंकी होती है वो दोनों ही पुलिस को बताती हैं कि ससुर ने हम दोनों का फायदा उठाया है और ना तो वो हमें जमीन दे रहा था और ऊपर से हमारा वो इस्तेमाल कर रहा था, और बस इसी वजह से हम दोनों ने उसके साथ ऐसा किया है। तो ये रही कहानी। इसके बाद पुलिस जो है वो इन्हें जेल भेज देती है। अब तो ये बात भविष्य के गर्भ में छिपी है कि इन दोनों को जज साहब क्या सजा सुनाते हैं। तो दोस्तों ये रही कहानी। इसमें आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या जो पिंकी और जो कविता ने अपने ससुर के साथ किया वो गलत था या सही था, जरूर बताइएगा दोस्तों। तो हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, ना ही किसी के दिल को आहत करना है, बस केवल आपको सतर्क करना है, आपको जागरूक करना है। तो फिर मिलूंगी कल एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।